अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आपको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एफ टेस्ट के हवाले से है। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफ टेस्ट क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एफ टेस्ट को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसकी यूजेजेस क्या हैं। तो जो बेसिकली एफ टेस्ट है वो जॉइंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मॉडल है, वो है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस बीटा फोर एक्स फोर प्लस यू, इनके एरर टर्म। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास वो 20 हैं। तो इसके लिए जब हम एफ टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि हमें जॉइंट इफेक्ट देखनी है। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल इफेक्ट को देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हम एफ टेस्ट नहीं करेंगे, हम वहाँ पर टी टेस्ट करेंगे। मतलब जब हम टी टेस्ट करेंगे तो हम एक्स वन की इफेक्ट को वाई के ऊपर देखेंगे, एक्स टू के इफेक्ट को वाई के ऊपर देखेंगे और एक्स थ्री के इफेक्ट को इसी तरह, यानी कि इंडिविजुअली एक्स वन इंडिविजुअल, एक्स टू इंडिविजुअल एंड एक्स थ्री एक्स फोर, ऐसे ही इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग हम इनकी इफेक्ट्स को देखेंगे और इनकी सिग्निफिकेंस को। मतलब जब हम एफ टेस्ट को यूज़ करेंगे तो हम x1 x2 x3 x4 इनकी जॉइंट इफेक्ट को y के ऊपर देखेंगे कि x1 x2 x3 x4 की जो जॉइंट इफेक्ट होगी, यानी कि एक साथ ये चारों जो वेरिएबल्स हैं वो y के ऊपर कैसे इफेक्टिव होती हैं। या फिर जॉइंट सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं कि जैसा कि हम टी टेस्ट में हम इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं कि x की इफेक्ट y के ऊपर सिग्निफिकेंस है या नहीं, x2 y के ऊपर जो है सिग्निफिकेंस इफेक्ट रखती है या फिर नहीं, तो वो इंडिविजुअल होती है। और जहाँ पर हम एफ टेस्ट में हम जॉइंट सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि x1 x2 x3 x4 जॉइंटली सिग्निफिकेंस इफेक्ट करती हैं y के ऊपर या फिर नहीं। तो तीसरा जो है जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है हम जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। यानी कि टी टेस्ट में हम x1 की अलग हाइपोथेसिस रखते हैं, x2 की अलग, x3 की अलग और x4 की अलग अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं। और दूसरी तरफ जब हेफ टेस्ट होता है वहाँ पर हम जॉइंट हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि x1 x2 x3 x4 की जॉइंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एफ टेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एफ टेस्ट को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जहाँ पर आजकल हम ज़्यादातर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ईव्यूज़ है, डेटा है, हम वहाँ से भी एफ टेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैन्युअली एफ टेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन है कि एफ टेस्ट इज़ इक्वल टू एस्टिमेटेड बीटा वन। एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर हम जो हेफ टेस्ट है, यानी कि हम जॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ x1 x3 एंड x4 को ले रहे हैं, यानी कि x2 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। यानी कि x1 x2 एंड x3 एंड x4 के जो जॉइंट इफेक्ट होगी y के ऊपर देखेंगे और यहाँ पर हम x2 को इंक्लूड नहीं कर रहे। आप बेसिकली किसी भी दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के इफेक्ट को y के ऊपर देख सकते हैं थ्रू एफ टेस्ट। यानी कि अगर आप x1 x2 को ही लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, x1 x2 x3 x4 को भी लेना चाहते हैं आप वहाँ भी इसको ले सकते हैं। उसका फार्मूला एज इट हैज़ होगा, यानी कि इसी तरह से इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम x1 x3 एंड x4 को देखेंगे, जहाँ पर जो हेफ वैल्यू होगी वो इक्वल टू बीटा वन एस्टिमेटेड समीशन ऑफ वाई आई एंड एक्स वन, क्योंकि वाई आई है जो यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई है मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि जो एक्स वन की जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको समीशन होगी, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके बीटा वन, यानी कि जो बीटा वन एस्टिमेटेड होगी हमारे पास आफ्टर एस्टिमेशन जो वैल्यूज़ आएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पोर्शन प्लस बीटा थ्री, यानी कि बीटा थ्री एस्टिमेटेड, यहाँ पर एस्टिमेटेड नहीं है तो हमें एस्टिमेट करना होगा एफ टेस्ट के लिए। तो बीटा थ्री एस्टिमेटेड समीशन वाई आई एक्स थ्री, यानी कि वाई आई जो है एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री के वैल्यूज़, क्योंकि हम वाई आई की वैल्यूज़ को लेंगे और एक्स थ्री की वैल्यूज़ को लेंगे तो इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद सम करेंगे तो उनको बीटा थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह वैल्यू मिलेगी। तो तीसरी जानेब प्लस बीटा एस्टिमेटेड फॉर समीशन वाई आई एक्स फोर, ठीक है। वाई आई जो है वो एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं और उन्हें हम एक्स फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इनको सम करके बीटा फोर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उन्हें हम डिवाइड करेंगे उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे हम कहेंगे कि k-1। जो k है वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स है, और इस इक्वेशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो हैं बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 पैरामीटर्स हैं। और ये जो -1 है यानी कि ये जो है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, कि हम पैरामीटर्स के अंदर से जो कांस्टेंट टर्म को निकालेंगे तो वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो इस ओवरऑल इक्वेशन को, इस ओवरऑल पोर्शन को हम डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ यू यानी कि एरर टर्म यानी कि एस्टिमेटेड एरर टर्म स्क्वायर के, एरर टर्म के जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होंगी उनके स्क्वायर को लेकर हम सम करेंगे, तो उसको भी डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जो एरर टर्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-k है, इनके n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस केस में हमारे पास 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, -k जो है वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो 5 हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम जो f वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके हमारे पास यहाँ पर बीटा एस्टिमेटेड होने चाहिए, यानी कि जो कोफिशिएंट हैं वो एस्टिमेटेड होने चाहिए, और हमारे पास yi और x1, x2, x3 यानी कि किसी भी वेरिएबल के जो इफेक्ट को हम देखना चाहते हैं तो उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। तो वहाँ से हम f वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो f वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ये जो पोर्शन है, ये ओवरऑल जो पोर्शन है x1, x3 एंड x4 का जो पोर्शन है, बेसिकली ये y की उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है कि जो x के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इस y की वो वैल्यू जो x1, x3 एंड x4 को यानी कि इस x4 के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ESS से, यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो यानी कि जहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को मेजर किया था, वहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया था, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो जो ESS है यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि k-1। तो इस केस में हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो 5 हैं, 5 - 1 यहाँ पर करेंगे कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और इस ओवरऑल पोर्शन को डिवाइड करेंगे RSS डिवाइड बाई 20 - 5। जो RSS है वो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि y की वो वैल्यू जो x से एक्सप्लेन नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो इन तीनों एक्सेस यानी कि x1, x3, x4 से यानी कि एक्सप्लेन नहीं हो रही है, यानी कि y की वो वैल्यू जो इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो एरर टर्म है यानी कि जो अदर वेरिएबल्स हैं या फिर अदर फैक्टर्स हैं जो y को एक्सप्लेन कर रही हैं, उनको हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर समीशन ऑफ u स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 20 - 5 से। 20 - 5 जो है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि n-k नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो इस केस में हमारे पास 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, अब यहाँ देख सकते हैं, और इसे हम माइनस करेंगे 5 यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4, ये जो हैं वो 5 पैरामीटर्स हैं। तो 20 - 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ESS को एस्टिमेट करेंगे, फिर RSS को, तो उनको डिवाइड करेंगे उसकी नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। जो तीसरा तरीका है एफ वैल्यू को फाइंड करने का वो थोड़ा सिंपल है, यानी कि आसान तरीका है, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आर स्क्वायर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो आर स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो उससे भी हम एफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना होगा कि आर स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को लेना होगा। किसी भी वेरिएबल को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हमें आर स्क्वायर मिल जाएगी। तो हम आर स्क्वायर को लेंगे, डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो 5 - 1 है तो 4 आएगा, तो यानी कि आर स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर 4 है ओवरऑल, यानी कि डिवाइड बाई 1 - आर स्क्वायर, जो बेसिकली वही कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, 1 - आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पर 15 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कि ये जो वैल्यू 20 - 5 इज इक्वल टू 15, जिसे हम n-k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल तरीका है, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना होगा, आर स्क्वायर को ही कैलकुलेट करना होगा। बाकी आपको ये फार्मूला याद करना होगा, आर स्क्वायर जब आप फाइंड करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जान सकते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स -1,
जो भी पैरामीटर्स होंगे आपके इक्वेशन के उसको आप माइनस करेंगे 1 से, तो आपको जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। दूसरी तरफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, तो सिंपली वही आर स्क्वायर यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे 15, यानी कि आर स्क्वायर आर एस एस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उससे डिवाइड करेंगे। तो उसको हम इस 15 को कैसे फाइंड करेंगे, वो n माइनस के से करेंगे कि हमारे इक्वेशन की जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उनको हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ पैरामीटर से, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सिंपल और आसान तरीका है, आप इससे एफ वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात आती है हाइपोथेसिस की कि हम जो एफ टेस्ट के लिए कौन सी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जब एफ टेस्ट होगा, यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगी वो कुछ इस तरह होगी कि β1 इज इक्वल टू 0, β3 इज इक्वल टू 0 एंड β4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही मेजर कर रहे हैं कि x1, x3 एंड x4 के इफेक्ट को मेजर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें β1, β3 एंड β4 को लिया है। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस में कि जो हमारे बीटास की वैल्यूज़ हैं, यानी कि β1, β3 एंड β4 की जो वैल्यूज़ हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है y के ऊपर, यानी कि y जो है वो डिपेंड नहीं करता x1, x3 एंड x4 के ऊपर। तो ये बेसिकली नल हाइपोथेसिस है। और दूसरा आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि β1 इज इक्वल टू β3 इज इक्वल टू β4 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि β1, β3 एंड β4 इक्वल टू 0, यानी कि x1, x3, x4 की कोई इफेक्ट नहीं है y के ऊपर, या फिर y डिपेंड नहीं करता x1, x3, x4 के ऊपर। तो इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये हमारी नल हाइपोथेसिस है तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लिखते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते मॉडल से, यानी कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन तीनों की इफेक्ट हैं। और नल हाइपोथेसिस में हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक्सेस की वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो x1, x3, x4 की वैल्यूज़ हैं, इनका कोई इफेक्ट लाजुम है y के ऊपर। तो जो थर्ड है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि एच नॉट, यानी कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, यानी कि यहाँ पर जो कह रहा है कि β1, β3, β4 आर इक्वल टू 0, तो अल्टरनेटिव यही कहता है कि ये जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है, यानी कि हकीकत नहीं है। तो हकीकत क्या है कि इन तीनों वेरिएबल्स की लाजुम कोई ना कोई इफेक्ट लाजुम है y के ऊपर। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। जो पहला वैल्यू है वो एफ वैल्यू है। एफ वैल्यू यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया, हम इन तीनों मेथड से कोई भी मेथड यूज़ करके एफ वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल वैल्यू देन रिजेक्ट द नल। तो जब हम एफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू फार्मूले से, और एफ क्रिटिकल जो है उसका फार्मूला कुछ इस तरह है कि एफ क्रिटिकल इज इक्वल टू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस के। ये बेसिकली इन दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, के माइनस 1 एन माइनस के। तो इन जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि के माइनस 1 को डिवाइड करेंगे एन माइनस के से, जो भी वैल्यूज आएंगे यहाँ पर बेसिकली 4 डिवाइड बाई 15 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एफ क्रिटिकल कहलाएगी या फिर एफ क्रिटिकल होगी। तो एफ वैल्यू जो हम इस ओवरऑल इक्वेशन से जब फाइंड करेंगे वो ग्रेटर होना चाहिए इस वैल्यू से, यानी कि एफ क्रिटिकल की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो 4 डिवाइड बाई 15 करेंगे उस वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। तो बेसिकली अब जब हम हमारे पास ये होगा एफ वैल्यू फॉर एग्जांपल आया 10, और जो एफ क्रिटिकल है यानी कि के माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस के जब हमने किया तो ये है आया 5, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट द नल। नल के रिजेक्ट करने के मतलब यही है कि ये जो नल कह रहा था कि β1, β3, β4 का कोई इफेक्ट नहीं है y के ऊपर, या फिर जो इक्वल टू 0 हैं, तो इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि β1, β2 एंड β1, β3 एंड β4 या फिर x1, x3, x4 इफेक्ट कर रहे हैं y को, या फिर x1, x3, x4 की सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट है y के ऊपर। जब हमने एफ टेस्ट को कैलकुलेट किया तो हमारा रिजल्ट इस तरह आया कि हमने नल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो एफ वैल्यू थी वो ग्रेटर थी एफ क्रिटिकल से। तो इसीलिए हम इस रिज़ल्ट पर आते हैं कि x1, x3 और x4 की जो जॉइंट इफेक्ट है y के ऊपर वो सिग्निफिकेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।